नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के बारे में, और इसमें भी हम स्पेशली बात करेंगे तो फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी नोट्स के साथ। और इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊँगा शॉर्ट नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही चैप्टर का नेम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझनी पड़ेगी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है किसी एरिया से। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज जा रहा है पर यूनिट टाइम में, मतलब कितने टाइम में। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं करंट पर यूनिट टाइम। ठीक है दोस्तों, एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, और क्या कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किस रेट से चार्ज जो है फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई जो होगा सिंबल वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होगा। आई होगा करंट के लिए। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? चार्ज, जिसको हम लिखते हैं क्यू से, टाइम के लिए टी। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहते हैं? करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट था यहाँ तक। मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट क्या होती है? यूनिट देखिए, चार्ज की क्या होती है? कूलम, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं हम इसको? एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है ये एम्पियर। एम्पियर इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। और यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, कई बार पूछ लेता कॉम्पिटिशन्स में, मतलब एम्पियर को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में बदलें, तो उसमें देखिए इसकी दो यूनिट्स होती है। एक तो होती है माइक्रो एम्पियर, एक होती है मिली एम्पियर। अगर मैं माइक्रो एम्पियर की बात करूं तो माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। एम्पियर को हम ए से लिख सकते हैं। तो मेरा जो माइक्रो एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ एम्पियर के बराबर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻⁻³ एम्पियर के बराबर। ये इसकी दो यूनिट्स है। अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, वरना सही है, इनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद में मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मापने के लिए यूज़ होता है वो होता है एमीमीटर। एमीमीटर ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। इसकी आपको एक ही बात याद रखनी है, जो एमीमीटर होता है हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। सीरीज़ में किसके साथ? सर्किट के साथ। सीरीज़ इन सर्किट, मतलब सर्किट जो होगी अपनी इलेक्ट्रिक सर्किट होगी उसमें सीरीज़ में लगेगा। मान लीजिए ये आपकी यहाँ से देखिए कोई बैटरी है, ये प्लस हो गया इसका, ये माइनस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है? बल्ब है, ये आपका बल्ब हो गया। तो यहाँ पर ये जो मेरा एमीमीटर होगा जो करंट को मेज़र करने के लिए होगा, वो यहाँ पर इसके साथ सीरीज़ में अटैच होगा। इसको हम ए से ऐसे लिखते हैं। ये मेरा क्या है? एमीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी अपनी बैटरी, ये हो जाएगा बल्ब।
इसको हम कैसे अटैच करते हैं, सीरीज़ में अटैच करते हैं एमीमीटर को, ये बात आपको याद रखनी है। ये दोस्तों था आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी उसका फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसका इंस्ट्रूमेंट देख लिया, यूनिट देख ली, फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला आपको एक दो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, आपको चार्ज दिया मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा तो आपको करंट निकालना, इजी सा न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं होती है। अगर थोड़ा बहुत आता है तो ये यूनिट्स को बदलना थोड़ा आपके लिए आ सकता है, मतलब मिली एम्पीयर में आपको करंट मिलेगा, आपको चार्ज निकालना हो सकता है, टाइम भी निकालना हो सकता है, तो आपको एम्पीयर में उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट एमीमीटर हो गया, उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट के साथ, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हम करते हैं सेकंड टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 टॉपिक है जो मेन इस चैप्टर में। इसके बाद 1-2 लॉ आते, एक लॉ आएगा इसमें आपका चैप्टर में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई बीकर, ठीक है, एक ये बीकर है और ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है एक पाइप के साथ। ठीक है, पाइप के साथ क्या कनेक्टेड है। देखिए दोस्तों, इसमें वाटर फिल किया हुआ मैंने यहाँ तक, और ये मेरा एम्प्टी है, ये क्या हो गया, मेरा वाटर हो गया इसके अंदर। तो देखिए, आपको जैसे पता है यहाँ पर मैंने पाइप अटैच की हुई है, अगर मैं इसमें वाटर डालूंगा तो ये वाटर इसमें जाएगा। ये क्यों जाता है वाटर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़्यादा वाटर है, यहाँ पर हमने एक सोर्स लगा दिया, इनलेट सोर्स लगा दिया, जिससे वाटर क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो वाटर यहाँ से यहाँ पर चला जाता है और अपने लेवल को क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। यही कंसेप्ट हमारी यूज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या इलेक्ट्रिक चार्ज में, देखिए जो चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज कहूँ मैं, वो कब मूव करते हैं, वो तभी मूव करते हैं जब क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। चार्ज ओनली मूव्स when there is difference in and there is a difference in pressure या इलेक्ट्रिक प्रेशर को डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी मूव करेगा। यही कंसेप्ट हमारे किस में यूज़ होती है, विंड में यूज़ होती है। एक जगह पे हाई प्रेशर होता है, दूसरी जगह पे कम प्रेशर होता है, इसलिए विंड्स ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करती है। यही वाटर वाला कंसेप्ट है। इसमें मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो वाटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। ठीक है, तो यही सिस्टम क्या होता है हमारा चार्जेस के साथ होता है। चार्जेस कम मूव करेंगे जब डिफरेंस होगा किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक प्रेशर का। इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा तो क्या मूव करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसके बाद अगर बात करूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो मैं क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, इस प्लेस पे हमें क्या करना है, इसको लेके आना है, इस प्लस क्यू चार्ज को हमें यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ तक मूव कराने में दोस्तों, उसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, उसी वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको ये समझा दिया ऐसे। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, इट इज़ द वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज था ये मेरा, इसको मूव कराने में, टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा उस चार्ज को मूव कराने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं दोस्तों, वन पॉइंट टू अनदर।
ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला भी आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन तो को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि क्यू। देखिए दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एक दो फॉर्मूले से सिंपल से आपको याद रखने दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसकी भी यूनिट की बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है दोस्तों वोल्ट। इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट होती है दोस्तों। इसके बाद इसमें भी इंस्ट्रूमेंट आएगा। करंट को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या था मेरा दोस्तों, करंट को मापने के लिए देखिए एमीमीटर था। तो इसी प्रकार वोल्टेज है, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मापने के लिए अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट की, इसको मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा मेरा वोल्ट मीटर दोस्तों। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसकी बात आपको याद रखनी है, ये कैसे कनेक्ट होगा सर्किट में, कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट होगा दोस्तों, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी सर्किट, पैरेलल इन दी सर्किट, यानी जो सर्किट होगी हमारी उसके अंदर ये कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलली कनेक्ट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ तो फिर से वहाँ पर हमने एमीमीटर किया था, तो यहाँ पर अगर मैं ये हो जाए मेरी अगर बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, अगर ये मेरा यहाँ पर बल्ब है तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे को इसको कनेक्ट करना है तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, पैरेलली ऐसे कनेक्ट होता है, मतलब ये होगी अपनी मेन लाइन, इसके पैरेलल में कनेक्ट, तो ये वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये सिंबल होगा इसका। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ओम्स लॉ, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपका यूज़ होगा और कंपटीशन के लिए भी आपका एक दो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं सिंपल से। ओम्स लॉ, देखिए ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करंट और जो वोल्टेज हमने पहले पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में इन्हें पता लगा कि जो करंट और वोल्टेज होती है, आई एंड वी होती है, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इसके लिए एक लॉ दिया जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या होती है इसकी डेफिनेशन होती है। देखिए क्या डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं, वी से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर, जो मेटल की जो वायर थी उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई सर्किट होगा जिसके अंदर क्या वायर है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू दी करंट। किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। इसके बाद में हम इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, यही बात थी। इसमें बाद में आपको ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या होती है, ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर,
मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स, मतलब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रूल जो है सेटिस्फाई है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये रूल मतलब स्टेटमेंट जो थी ओम्स की ये रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर इस ओम्स लॉ की अगर मैं फॉर्म लिखी हूँ मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आई के, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसके बाद क्या होता है, वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाएंगे हम, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं हम आर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था दोस्तों, इसको मैंने हटा दिया, इक्वल टू का साइन आ गया और एक कांस्टेंट आर आ जाता है। इस आर जो कांस्टेंट होता है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओम्स लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इसके बाद इसका एक फॉर्मूला आया वो हमने पढ़ लिया। अब अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो अब ये यहाँ तक 3 टॉपिक पढ़े हमने, करंट, वोल्टेज और ओम्स लॉ। इसके बाद ये रेजिस्टेंस जो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है ओम्स लॉ में, इसके बाद जो कंप्लीट चैप्टर वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस को कि रेजिस्टेंस ही होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ये देखिए कोई भी मेटल की वायर होती है उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप उसको, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, करंट को ऑब्स्टेकल करता है, मतलब करंट के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, बाधाएं प्रोड्यूस करता है, उसको फ्लो नहीं होने देता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी होती है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट मतलब रोकना, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो ऑफ चार्जेस कोई क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं, चार्जेस थ्रू इट। मतलब क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि करंट को क्या करना, रेजिस्ट करना, रोकना अपने अंदर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं, थ्रू इट। अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करूँ तो रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू आई, उस साइड में जाके डिवाइड में, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। तो दोस्तों ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट हो जाएगी इसकी ओम, इसी साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट है ओम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी इसकी यूनिट ओम। ये पढ़ा हमने रेजिस्टेंस, उससे पहले पढ़ा हमने ओम्स लॉ, तो ये रेजिस्टेंस था, इसके बारे में पढ़ लेना आप थोड़ा सा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसके लिए, कंडक्टर की, रेजिस्ट करने की। अब अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स की, तो मतलब ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब ये बढ़ेगा घटेगा, कैसा क्या सिस्टम होता है इसका। तो देखिए सारे फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड्स ऑन द लेंथ पे डिपेंड करता है। और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एल लेंथ है किसी कंडक्टर की तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। मतलब अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ रही है, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं हम किसी कंडक्टर की, तो उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड फैक्टर की, तो सेकेंड फैक्टर हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस पे क्या करता है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम ए से लिख रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर फैक्टर बता दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इसका फैक्टर हो गया जिस पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है उसको मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दिया दोस्तों। डिपेंड कैसे करता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एरिया अगर बढ़ रहा है किसी कंडक्टर या वायर का तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है नेचर, मतलब नेचर कैसा कंडक्टर का। एक तो अच्छा कंडक्टर हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा, और एक थोड़ा बैड कंडक्टर तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, नेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब नेचर क्या होता है कंडक्टर का।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इन दोनों बातों को एक तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। कैन आई राइट? ओके, आई कैन राइट दोस्तों, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर देखिए फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो मेरे पास एक और कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं रो। रो, इसके क्या कहते हैं हम? रो कहते हैं दोस्तों। ये जो मेरे पास ये कॉन्स्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर यूनिट एरिया, लेंथ बाय एरिया। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है रो। ठीक है, रो होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम रो कहते हैं। अगर यहाँ से अगर मैं रो का भी फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो रो का ही फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। ए को मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूँ आर के साथ और एल को अपॉन में, उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपका आर तो हो गया, रो तो हो गया ये। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? इसकी होती है ओम मीटर। ओम मीटर की क्या होती है? यूनिट होती है। आपको एक दो बात याद रखनी इसके बारे में, ये जो कांस्टेंट आया है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये भी थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब विशेषता बताती है। किसकी बताएगी? ये हमारे पास जो भी मेटल होगा उसकी हमारे को विशेषता बताएगी। मतलब जो अगर हमारे पास कोई मेटल है, मान लीजिए सिल्वर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है उसकी? बहुत ही कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होती है यानी कि वो बहुत अच्छा क्या होता है? कंडक्टर होता है दोस्तों। अगर मैं एक फैक्टर और बात करूँ तो देखिए वो क्या होता है? जो रेजिस्टिविटी है मेरे पास, ये आपको पॉइंट थोड़ा याद रखना है। रेजिस्टिविटी कंपटीशन के लिए भी और क्लास 10th के लिए, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये जो दोनों फैक्टर्स होते हैं ये वेरी करते हैं। रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ, ये जो दोनों होते हैं क्या करते हैं? वेरी विद टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर हम बदलेंगे किसी भी कंडक्टर का तो ये दोनों चीज़ क्या करेंगी? वेरी, मतलब क्या करेंगी? बदलेंगी। ठीक है, बदलेंगी। वेरी का मतलब होता है बदलना। तो दोनों चीज़ें क्या करेंगी दोस्तों? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वेरी करेंगी। अगर मैं बात करूँ मेटल्स की, तो मेटल्स की अगर मैं रेजिस्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ तो वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। मतलब अगर आपको कहीं पर ऐसी रेजिस्टिविटी मिलती है तो मतलब आपको जो दिया हुआ चीज़ है वो आपको क्या है? कंडक्टर है या मेटल है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी होती है कम होती है, वो होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं या नॉन मेटल भी कह सकते हैं इसको, या इंसुलेटर, इनकी रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये जो क्या है करंट को पास नहीं होने देते खुद में से। ठीक है, जो ये टंगस्टन, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो अगर सिल्वर बेस्ट मेटल होता है, टंगस्टन जिसका यूज़ कहाँ पे होता है? बल्ब के अंदर होता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब के अंदर होता है। ये क्या होते हैं सारे? ये सारे अपने क्या है? गुड मेटल्स, वेरी गुड मेटल्स कहेंगे इनको हम। ठीक है, तो इनकी रेजिस्टिविटी कहें तो बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी कम, एक पॉइंट यहाँ पे भी लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी लेस। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो क्या मिलेगा हमको? गुड मेटल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, गुड मेटल, ये एक बात होगी। रेजिस्टिविटी कम है तो मेटल क्या मिलेगा हमें? गुड मिलेगा, अच्छा मेटल मिलेगा, अच्छा कंडक्टर मिलेगा हमें। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है
रेजिस्टेंस के बारे में इससे पहले पढ़ा ओम्स लॉ, उससे पहले पोटेंशियल और करंट। तो ठीक है दोस्तों, अब रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब रेजिस्टेंस के हम कुछ टाइप पढ़ेंगे, मतलब रेजिस्टेंस होते हैं इसको कैसे अरेंज करना है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस के बारे में। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस तो उनको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट की तो उनको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं हम सीरीज़ में और एक कर सकते हैं हम पैरेलल में। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम सीरीज़ के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर भी कह देते हैं हम, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर। अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर की बात करूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज़ में जब हम उसको अरेंज करते हैं। सीरीज़ माने तो मतलब एक सीधी लाइन में हम जब उनको अरेंज करते हैं या फिर डायरेक्टली अरेंज करते हैं। मान लीजिए ऐसे हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं दोस्तों, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा। ये मान लीजिए ए से बी आपकी क्या थी, कोई वायर थी, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2, ये R3। जब हम इनको ऐसे अरेंज करते हैं दोस्तों लाइन में तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज़ अरेंजमेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सीरीज़ के अंदर जब हम इनको अरेंज करते हैं। अगर बात करें सीरीज़ में तो सीरीज़ में जो होता है ये कंपटीशन के लिए आ जाता है, मतलब तीन रेजिस्टेंस देते हैं और उनका कहते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो सीरीज़ में आपको बात याद रखनी है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ will be the sum of all resistors। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल यूज़ करेंगे दोस्तों, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वायर का, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। मतलब ये जो रेजिस्टर R1 R2 R3 लगाए हैं, अगर हम इनको ऐड कर देंगे सिंपली तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है पूरी वायर का वो आ जाएगा हमारे पास दोस्तों। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो R टोटल रेजिस्टेंस को हम RS से करेंगे, क्यों, क्योंकि जो RS डिनोट किया मैंने सीरीज़ के लिए, यानी कि सीरीज़ का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड कर देना है पहले रेजिस्टेंस को, दूसरे रेजिस्टेंस को और तीसरे रेजिस्टेंस को दोस्तों। ये आपको बात याद रखनी है सीरीज़ रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो सिंपली ऐड कर देते हैं हम सीरीज़ के अंदर रेजिस्टर्स को। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कैसे हमारे पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट है, एक ये रजिस्टर दिया हुआ है, एक ये और एक ऐसे करके ऐसे दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये क्या है, बल्ब हो गया, यहाँ पर ये बैटरी। ये हमें दिया हुआ है 10 ओम, ये 3 ओम, ये हुआ 1 ओम। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा और आपको पूछेगा कि 2 वोल्ट हमें बैटरी दी हुई है। हमें इसमें पूछ सकता है कि फाइंड टोटल करंट। टोटल करंट फाइंड आउट करना है, क्या करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। किस में से, ये जो हमें सर्किट दी इसमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो चीज़ पूछती है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। करंट हमने पहले पढ़ा था, क्या होता है, पढ़ा था दोस्तों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। ठीक है भाई, ये होता है करंट का फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे Q जो चार्ज होता है वो भी हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ, टाइम भी नहीं दिया हुआ, मतलब इस फॉर्मूले का हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ दूसरा फॉर्मूला पता है दोस्तों आपको, हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ से। V किसके बराबर होता है, IR से। V/IR, ओम्स लॉ यही था। तो इसमें देखिए अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट क्या हो जाएगा मेरे पास, करंट हो जाएगा V/R। ठीक है दोस्तों, यानी कि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, मेरे पास वोल्टेज है दोस्तों 2 वोल्ट, क्या दी हुई मेरे को, वोल्टेज दी हुई है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है मेरे को, लेकिन पूरे जो सर्किट है उसका नहीं दिया हुआ, अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम निकालते हैं R
टोटल, यानी कि जो पूरा मेरे पास सिस्टम है उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का है और ये 1 ओम का, ये तीनों क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट है। यही मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, सीरीज़ में क्या होते हैं, लाइन के अंदर अरेंजमेंट होती है, वो इसके अंदर भी है, लाइन में अरेंज्ड है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे सभी को। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास सर्किट का, 10 ओम प्लस 3 ओम एंड प्लस 1 ओम। तो ये हो जाएगा 10 3, ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 14 ओम। 14 ओम क्या आ गया मेरा दोस्तों, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज मेरे पास दी हुई है 2 वोल्ट। अगर मैं बात करूँ करंट की, तो करंट क्या होता है मेरा, V बाई आर। वी क्या है मेरे पास 2, और आर जो मैंने निकाला है वो कितना मेरे पास 14। 2/14 1/7। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा, 1 को अगर मैं 7 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10⁻3 क्या होता है, माइक्रो एम्पियर। 10⁻³ मिली एम्पियर होता है दोस्तों। अगर मैं इसको करूँ 10⁻³ की मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 70 माइक्रो मिली एम्पियर दोस्तों। मिली एम्पियर को MA से लिखते हैं, तो 70 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 इंटू में 10⁻³ एम्पियर के। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। ये मैंने सिंपल सा बताया था कि आपको ऐसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है क्लास 10th में, या फिर अगर आपका कोई कंपटीशन आता है उसके अंदर भी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर इन सीरीज़ में होगा। ये सीरीज़ में अरेंजमेंट हमने सीख ली दोस्तों। अब हम करेंगे अरेंजमेंट इसकी पैरेलल के अंदर। कैसे करेंगे दोस्तों, पैरेलल में रजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल आपको पता है मीन्स 2 लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम पैरेलल करते, जो कंटिन्यूसली पैरेलल चलती रहती है उसमें को हम पैरेलल करते। तो रेजिस्टेंस को भी हमें ऐसे ही अरेंज करना है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं अरेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है, ये हो गया मेरा एक रेजिस्टर, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा तीसरा, यहाँ पर फिर पॉइंट। ये दोस्तों, अगर A से भी कोई मेरे पास क्या थी, वायर थी, और उसमें रेजिस्टेंस R1 को ऐसे लिख दिया, R1 को ऐसे अरेंज कर दिया और R3 को ऐसे अरेंज कर दिया, तो ये जो ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स दोस्तों जो मैंने लगाई ये पैरेलल में कनेक्ट हो गई। ठीक है, यही अरेंजमेंट क्या होती है मेरी, पैरेलल में होती है। ठीक है, पैरेलल में अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूँ, टोटल रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज़ में निकाला था, उस सीरीज़ में क्या होता, सिंपली ऐड हो जाता था। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इन पैरेलल विल बी, इसको हम RP से लिखेंगे तो 1/RP, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब इसमें रेसिप्रोकल हो जाते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, 1/R3। तो दोस्तों ये जो मेरा ये पैरेलल में अगर रजिस्टर कनेक्ट है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, टोटल रेजिस्टेंस। RP क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहले आप ऐसे निकालेंगे, 1/RP आ जाएगा इसके इक्वल आपका। तो अगर आपको RP निकालना है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आप उसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कि ये 1/RP है ना, तो ये टोटल निकालेंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये आपका रेजिस्टर्स इन पैरेलल था, इसको आप देख लेना, ऐसी अरेंजमेंट होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस इन पैरेलल को। तो हमारा नया टॉपिक जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए दोस्तों, कोई भी सर्किट या कोई भी अप्लायंस हमारे घर पर चल रहा है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई फ़ैन है। ठीक है, तो फ़ैन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है, हम उसको मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको करंट दे रहे हैं, वो हमें हवा दे रहा है, कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है। तो गाइस आप उसको देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, जो फ़ैन होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर आप उसको टच करके देखें तो क्यों होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमने उसको क्या दी है, हमने उसको एनर्जी दी है। हमने क्या दी उसको, एनर्जी। थोड़ा समझिएगा दोस्तों, हमने उसको क्या दी है, एनर्जी दी है। जो हमने उसको एनर्जी दी है वो पूरी तरह से उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता दोस्तों, पूरी तरह से, मतलब उसको जो हमें काम में लेना है वर्क, उसमें बदल नहीं पाता है। मतलब पूरी जो एनर्जी हमने दी उसको ये हवा में नहीं बदल पाता है। कुछ जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है, उससे हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है दोस्तों। और ऐसे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी प्रेस हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे हम कहते हैं, या टोस्टर हो गया, या माइक्रो ओवन जो हो गया, माइक्रो ओवन, इनमें क्या हमें देखने को क्या मिलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन जिसे हम प्रेस कहते हैं वो होती है, वो क्या होती है, हम स्विच ऑन करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, करंट तो कहीं पर फ्लो नहीं होता, लेकिन वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाने लगती है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे जो क्लोथ्स है वो प्रेस हो जाते हैं। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, मतलब जो हम एनर्जी देते हैं जिस भी सिस्टम को, वो उसको हीट की फॉर्म में बाहर निकालता है दोस्तों। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने फ़ैन का एग्जांपल लिया, मतलब कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। आप इलेक्ट्रिक आयरन का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो इसमें होता है क्या दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस होता है दोस्तों उसके अंदर। मतलब अगर हम बात करें, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारा सर्किट यानी कि जो प्रेस का जो या फैन का जो सर्किट है, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मतलब पूरे तरीके से हम उसको क्या करते हैं, रोक दे उसमें करंट को, प्योरली रेजिस्टिव, मीन्स क्या कहना चाहते हैं हम, मीन्स द सोर्स एनर्जी, जो हमने उसको एनर्जी दी है, द सोर्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली गेट्स डिसिपिएटेड, मतलब बाहर निकलने लग जाए सोर्स एनर्जी, किस फॉर्म में, डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये इसकी डेफिनेशन पूछे तो आपको ये लिखनी है दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। बाकी जो मैंने समझाया है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, जिसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, हीट का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हीट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों पावर के बारे में। पावर क्या होती है, देखिए पावर आपने पहले ही पढ़ा होगा। पावर क्या होता है हमारा, ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किस रेट से हम किसी भी वर्क को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, उसी को हम कहते हैं दोस्तों रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर, उसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। अगर मैं पावर के फॉर्मूले की बात करूँ तो होता है P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, I करंट है, V वोल्टेज है, P हो गया पावर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ दोस्तों, पावर की यूनिट क्या होती है मेरे पास, पावर की यूनिट होती है मेरे पास वोट। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंड्रा वोट के नाम पर भी कह सकते हैं आप, ये W इसके डिनोट करते हैं इसको। पावर की यूनिट होती है मेरे पास दोस्तों वोट। ये जो वोट है ये बहुत छोटी यूनिट होती है दोस्तों, तो इसके लिए हम बेसिकली जो यूज्ड यूनिट करते हैं वो करते हैं 1 किलो वोट। किलो वोट में कितनी होती है, किलो वोट में होती है दोस्तों 10⁻³ वोट। ठीक है, 10⁻³ वोट। और इसमें भी आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसको मैं स्टार से मार्क कर देता हूँ दोस्तों। ये क्या है कि 1 किलो वोट आर
1 किलोवाट आवर क्या होता है? ये होता है दोस्तों 1 किलोवाट पावर इनटू में 1 आवर, ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितनी किलोवाट पावर जो होती है वो सप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ सेकंड या जूल में तो कैसे करूँगा? 1 किलोवाट को ले सकते हैं हम 1000 वोट इंटू में 1 आवर को 3600 सेकेंड, तो हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा जूल। मगर आपसे कहीं पूछ भी लेता कंपटीशन में, मतलब 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, हाउ मैनी जूल्स के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, तो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये होती है दोस्तों मेरी पावर हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। अब एक और फॉर्मूला आपको पढ़ना है, वो थोड़ा है हीट के बारे में, हीट के बारे में। तो हीट का क्या फॉर्मूला होता है? हीट का आपको देखना है, हीट का ये फॉर्मूला होता है पावर इनटू में टाइम। हीट क्या होती है? पावर इनटू में टाइम। पावर का क्या फॉर्मूला था मेरे पास? वी आई इनटू में क्या हो जाएगा मेरे पास? टाइम। टाइम को मैं स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हीट क्या हो जाएगी मेरे पास? वी आई इंटू में टी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? पावर हीट क्या हो जाएगी मेरे पास? H बराबर I² आर टी। ये एक फॉर्मूला दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कैसे आया देखिए, टी को एज इट इज़ रखा, आई को भी एज इट इज़ रखा, वी को क्या पुट कर दिया? वी को पुट कर दिया, वी क्या पढ़ा था हमने ओम्स लॉ से? वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो उसी को मैंने पुट कर दिया, पुटिंग वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो हमें एच जो है वो मिल गया I² आर टी। ये आपको बात याद रखनी है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने क्या करा दिया? कंप्लीटेड करवा दिया दोस्तों, ठीक है। कोई भी कंपटीशन या फिर क्लास 10th की जो भी आपको मतलब वन शॉट चाहिए तो आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करा दिया दोस्तों। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।